आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं जिसमें सिंगल टाइप की कॉपी बने एंटीजन की। जो एंटीजन्स के ऊपर अटैक करने वाली एंटीबॉडी है उनकी सिंगल टाइप की कॉपी बने उसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीजन, व्हाट इज़ एंटीजन, इसके बारे में जान लेते हैं जो आगे हेल्पफुल होगा इस चैप्टर के अंदर। तो इसको हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर को एंड तक, और मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अबाउट टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो दूर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। एंटीजन, एंटीजन क्या है? फॉर एग्जांपल जो कि फॉरेन कोई भी सब्सटेंसेस है बॉडी के ऊपर अटैक करता है, किसी भी सेल के ऊपर कोई फॉरेन सेल है वो अटैक करती है बॉडी के ऊपर, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन। जब ये किसी भी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो ये फॉरेन पार्टिकल है, किसी भी बॉडी के ऊपर जब ये अटैक करेंगे तो इनको हम बोल देते हैं एंटीजन्स। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे? एंटीजन। कि बॉडी को ये क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन एंटीजन से निपटने के लिए हमारी बॉडी के पास क्या होता है? एक डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट टू एंटीजन्स, इन एंटीजन्स के खिलाफ डिफेंस सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। तो ये डिफेंस सिस्टम जैसे ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द इन्वेडर्स, एक वर्ड दिया हुआ है इन्वेडर्स। इन्वेडर्स क्या होते हैं? बॉडी के ऊपर जो हमला करने वाले एंटीजन है। ठीक है, हमलावर बोलते हैं जिसको, इन्वेडर्स। तो इन इन्वेडर्स के खिलाफ जो हमारा डिफेंस सिस्टम है बॉडी का वो क्या करेगा? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। तो वो एंटीबॉडी क्या है? उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एंटीबॉडी उनको डिस्ट्रॉय कर देगी तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो बॉडी को डिजीज से बचा लेंगे। तो एंटीबॉडीज क्या करती है? हेल्पफुल है टू प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ एंटीजन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एंटीजन की एंट्री को रोक रही है। ठीक है, एंटीबॉडीज आर डिस्ट्रॉइंग एंड हेल्पफुल टू डिस्ट्रॉइंग एंटीजन। ठीक है, तो इसके टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं एंटीबॉडीज के। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा एंटीबॉडीज का? जो हमारा एंटीबॉडीज का फर्स्ट कैरेक्टर है उसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा दे आर हाईली स्पेसिफिक। मीन ये क्या है? विशेष होती है हमारी बॉडी के लिए, विशेष या विशिष्ट बोल सकते हैं हम। तो दीज आर हाईली स्पेसिफिक, एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक टू आवर बॉडी के लिए। एंड सेकंड, एंटीबॉडीज वंस एक्टिवेटेड ड्यू टू डिजीज। अगर एंटीबॉडीज एक बार वंस एक्टिवेटेड, इस लाइन का मतलब समझना ध्यान से, वंस एक्टिवेटेड टू अगेंस्ट डिजीज, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट अगर ये एक बार प्रोड्यूस होती है देन उस डिजीज के अगेंस्ट ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, देन दे प्रोटेक्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, उसी डिजीज के अगेंस्ट ये लाइफ टाइम क्या करके रखती है? रेजिस्ट करके रखती है, रेजिस्टेंस हो जाता है उसी डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, जिस डिजीज़ के अगेंस्ट ये प्रोड्यूस हो गई एक बार एंटीबॉडीज़, किसी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स बॉडी के अंदर एक बार हो गया, इसके खिलाफ अगर कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं वे एंटीबॉडीज़ इस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए ऑलवेज क्या रहेंगी? अलर्ट रहेंगी। चिकन पॉक्स अगर दोबारा बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो एंटीबॉडीज़ उसको याद रखेंगी एंड दे किल देम। ठीक है, उसको क्या कर देंगे? वो किल कर देंगे। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं मीन सिंगल टाइप की कॉपी जो इस एंटीबॉडीज की बनती है वो क्या है? इम्यूनोलॉजिकल रिजेंट, उनको हम क्या बोल सकते हैं?
इम्यूनोलॉजिकल रिजेंट्स। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रिजेंट। इम्यूनोलॉजिकल रिजेंट इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो ये क्या करते हैं, डिफाइन स्पेसिफिसिटी सो दैट दे कैन यूज फॉर डायग्नोसिस। इनको हम किस लिए यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस की स्पेलिंग में भी रॉन्ग है, ठीक है, डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड की स्क्रीनिंग की, किसी स्पेशल या कोई हम बोल सकते हैं किसी सर्टेन डिजीज का हमें पता करना है, उसके लिए इनका यूज होता है। किनका, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। एंड इसके अलावा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं इनका यूज़ किया जाता है एज ए डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। बहुत सारे वैक्सीन के डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया को किल्ड या फिर वीक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं इसके अंदर। बहुत सारी यूजेस हैं जिसके कारण जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो क्या है, वैल्यूएबल है। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं इनका जो पास्ट में देखें हम, मेन पुराने टाइम में तो ट्रेडिशनल मेथड था। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ये क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, जो लेबोरेटरी एनिमल जिनको हम बोल देते हैं, उनमें क्या किया जाता था, एंटीजन को इंसर्ट करवा दिया जाता था, इंसर्ट एंटीजन इनटू लैब एनिमल, ठीक है। लैब एनिमल के अंदर जब एंटीजन को इंसर्ट करवा दिया, देन अगेंस्ट द एंटीजन के अगेंस्ट उस एनिमल के स्प्लीन में क्या होगा, बहुत सारा प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, बहुत सारा प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा जो इन एंटीजन के खिलाफ क्या करेगा, एक्ट करेगा। इस प्लाज्मा को स्प्लीन से निकाल लिया जाता था, जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती थी, एंटीबॉडीज़ होती थी। इन एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन को बनाने के लिए। तो एंटी सीरम, ब्लड सीरम जो कंटेन करती थी एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा के अंदर होता था, उसका यूज़ किया जाता था। तो इसके यूज़ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ट्रेडिशनल मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसको देखेंगे हम। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने का, वो क्या था कि इंजेक्ट कर दिया जाता था स्प्लीन के अंदर एंटीजन को, एंड उसके अंदर जो सीरम प्रोड्यूस होता था उसको निकाल लेते थे। देन जो सीरम है वो बहुत सारी यील्ड में प्रोड्यूस होता था, तो वो यील्ड है वो क्या कंटेन करता था, हाइयर अमाउंट में उसके अंदर क्या होता था, तो एंटी सीरम विच कंटेन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि उसके अंदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता था। सेकंड, जो यील्ड कंटेन की है, तो इट प्रोवाइड वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी, तो उसके अंदर क्या होती थी, लिटिल क्वांटिटी की एंटीबॉडी होती थी। अब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं, लिटिल क्वांटिटी की एंटीबॉडी उसके अंदर थी, प्रॉब्लम थी ये ट्रेडिशनल मेथड की। अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है वो ही एक स्पेशल टाइप की सेल प्रोड्यूस कर सकती है जो कि हाइब्रिडोमा सेल होगी। कमर्शियल यूज जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ग्रेट हैं, किसके अंदर ग्रेट यूज़ हैं इसके, मेडिसिनल वैल्यू भी ग्रेट है, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए इसका ग्रेट यूज़ है, एंड ह्यूमन सेरा को पहचानने के लिए इसका ग्रेट यूज़ है। इसके मोस्ट ऑफ यूज़ है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, वैल्यूएबल बना देते हैं। इसके
इसके अलावा जो अदर यूजेस है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के, डिटेक्शन ऑफ एंड डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि लिंग को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेबी गर्ल है या बॉय है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। तो हार्मोन विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के रूप में यूज़ किया जाता है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये इम्यूनो प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज़ होंगी, जिसका मीन है कि सेपरेशन होगा सब्सटेंस का, मिक्सचर का, वेरी सिमिलर मॉलिक्यूल, जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल का सब्सटेंस है उनका क्या कर दिया जाता है, सेपरेशन। या फिर रिमूवल ऑफ ट्यूमर सेल्स के रिमूवल में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि बोन मैरो में से ट्यूमर सेल निकालना और उनका रिमूव करना, उसके लिए भी एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होगी। तो एंटीबॉडीज़ काफ़ी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियो लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को मैं ATB लिख रहा हूँ, तो बार बार आपको ध्यान रहना चाहिए कि एंटीबॉडी को ATB लिखा हुआ है। तो रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसका सिर्फ हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेडियो लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं। इनके ऊपर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो बिहेव करता है, जिसको हम बोल देते हैं एबिजाइम। ठीक है, एबिजाइम्स जो बिहेव करता है। और सिर्फ जो रेडियो लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं वो सिर्फ टारगेट साइट के ऊपर ही एक्ट करेंगे, एक्ट ऑन अ टारगेट साइट। एक टारगेट साइट होगी जिसके ऊपर एक्ट करना है, उनके ऊपर ही एक्ट करेंगे ड्यू टू एब्जाइम, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एब्जाइम। जो एंटीबॉडी है एब्जाइम उनके अंदर प्रेजेंट है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक लिजेंट के साथ बाइंड कर जाती है, जो कि स्पेसिफिक लिजेंट है जिसको हम बोलते हैं हेप्टेन, जो किसी भी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, वो डायरेक्टली क्या करेगा, टारगेट साइट के ऊपर ही अटैक करेगा। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बीइंग यूटिलाइजेशन फॉर प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल, कुछ एक मॉलिक्यूल का प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड एंड एंजाइम एंटीजन, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। तो जो मेन है हमारा वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी देर से हम एंटीबॉडी नाम ले रहे हैं। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कहाँ से होती है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर होती है बी टाइप सेल, बी सेल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारी बॉडी में बी टाइप सेल होती हैं उनका जो लाइफ स्पान है वो स्मॉल होता है। अगर हम बाहर बी सेल को निकालें और उससे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराएं तो हमारी जो बी सेल हैं उनका लाइफ स्पान इतना लॉन्ग नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। सो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाना लॉन्ग टाइम तक एक क्या है, बहुत ही कठिन कार्य बोल सकते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क टाइप का काम है ये। सो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाना, तो इसके लिए क्या यूज़ किया गया, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसके अंदर एक हाइब्रिड सेल बनवाए गए कि बी सेल की लाइफ भी इंक्रीज हो जाए और वो एंटीबॉडीज़ भी वैसे ही प्रोड्यूस करें जैसे हमें चाहिए। सो इसके लिए क्या किया गया, दो सेल को फ्यूज़ किया गया, एक तो ये सेल बी सेल और सेकंड जो जिसको हम बोलते हैं माइलोमा सेल। जो हम हाइब्रिडोमा लिखते हैं ना, तो हाइब्रिडोमा के अंदर OMA ये माइलोमा का है, हाइब्रिडोमा माइलोमा सेल OMA, यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं माइलोमा में भी OMA आ रहा है और हाइब्रिडोमा में भी OMA आ रहा है। मोस्ट ऑफ हमें ये माइलोमा सेल का नाम याद नहीं रहता। सो माइलोमा सेल कैसी सेल है,
ट्यूबर सेल है, ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर सेल, कैंसरस सेल जिसको बोल सकते हैं, इसके अंदर इसकी जो लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है, ये लगातार डिवाइड हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ है और ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकती है। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का जो सारा खेल है यहीं पे है कि जो बी सेल है इसका लाइफ स्पान शॉर्ट है और इसका लाइफ स्पान क्या है, लॉन्ग है, दोनों को फ्यूज़ कर देंगे और जो मेन काम क्या है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का, वो बी सेल का है। बी सेल क्या करेगी, सिर्फ एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी और माइलोमा सेल क्या करेगी, इसको लॉन्ग लाइफ क्या करेगी, प्रोड्यूस करवाएगी। सो ये सारा काम कहाँ होता है, विट्रो कंडीशन के अंदर होता है, ये सारा काम कहाँ होगा, विट्रो कंडीशन है, इन लैब। सो ऐसी सेल जो सोमेटोगेमी से प्रोड्यूस हो रही है, हाइब्रिड सेल, उस सेल को हम बोल देते हैं हाइब्रोडोमा, हाइब्रोडोमास। ऐसी सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रोडोमास। तो ये हाइब्रोडोमास अब क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। और कैसी एंटीबॉडी होती है इनकी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है ये कैसी होती हैं, बिल्कुल प्योर होती हैं। फर्स्ट थिंग, दीज आर वेरी प्योर, हाई एफिनिटी एंड एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं, एंटीजन स्पेसिफिक, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम द क्लोनल कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल। जो क्लोनल कल्चर है हाइब्रिड सेल का, उनसे ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो फर्स्टली डिस्कवर्ड हुई थी, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिलस्टीन, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर की थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और कब डिस्कवर की थी, 1975 में, और इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ आफ्टर दैट इनटू 1984 में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, बिकॉज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, क्योंकि एक स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर ही अटैक करती हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक सिंगल एपिटोप। सिंगल एपिटोप, एपिटोप क्या होता है, जैसा कि एंटीबॉडी के ऊपर ऐसा एपिटोप, इसको बोलते हैं एपिटोप, ठीक है, ऑफ सिंगल एंटीजन। एक एंटीजन के एपिटोप के ऊपर अटैक करेगी और उसको क्या कर देगी, बाइंड कर देगी। सो मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन का। सबसे पहले स्टेप क्या होता है इसका, माउस के अंदर, लैब माउस है या कोई अदर माउस है, उसके अंदर क्या किया जाता है, एंटीजन को इंजेक्ट किया जाएगा। एंटीजन को इंजेक्ट करने के बाद उसकी स्प्लीन में क्या होगी, बहुत सारी एंटी सीरम यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। एंटी सीरम प्रोड्यूस होंगे तो उसकी स्प्लीन को क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से यूँ रिमूव कर लिया जाएगा। स्प्लीन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज़, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा। अब जो स्प्लीन के अंदर सेल्स हैं, कौन सी सेल हैं, बी सेल्स। तो बी सेल के बारे में मैंने पहले ही बताया था, इनका जो लाइफ स्पान है कैसा होता है, लाइफ स्पान ऑफ बी सेल वेरी शॉर्ट, ठीक है। ये बी सेल प्रोड्यूस हो गई, ये कुछ एक बी सेल हैं, ये प्रोड्यूस हो चुकी हैं। सो दूसरी तरफ अगर हमने इनका लाइफ स्पान बढ़ाना और एंटीबॉडीज़ बनानी है तो दूसरी तरफ क्या होगा, बोन मैरो से ट्यूमर सेल, ठीक है। ट्यूमर सेल जो कैसी है नेचर के अंदर, इमोर्टल बोल सकते हैं, इमोर्टल इन नेचर। इसका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो इमोर्टल इन नेचर, इधर से कौन सी सेल आएगी हमारे पास तो ये कैसी सेल है, ट्यूमर सेल है। इस सेल का मैं नाम बता चुका हूँ, माइलोमा सेल बोल सकते हैं इसको। सो इनका क्या किया जाता है, फ्यूज़न करवाया जाता है, एक तरफ
बी सेल माइलोमा सेल दोनों का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। तो मैं माइलोमा सेल को थोड़ा डार्क बना रहा हूँ और बी सेल को थोड़ा लाइट, ठीक है। दोनों का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। अब ये फ्यूज़न कहाँ होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में इनका क्या होगा, फ्यूजन, जिसको हम बोल देते हैं सोमैटोगेमी इन द प्रेजेंस ऑफ पीईजी की प्रेजेंस में ये होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो 5 टाइप की सेल्स प्रोड्यूस होंगी। यहाँ से हम 5 टाइप की सेल्स लेंगे। कौन कौन सी सेल्स लेंगे, 5 टाइप की। सो 1 2 3 4 5 टाइप की सेल्स हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। सो 5 टाइप की सेल्स के अंदर सबसे पहले हम दोबारा से देख लेते हैं। माउस के अंदर एंटीजन को क्या करवाया गया, इंसर्ट करवाया गया, वहाँ से उसकी स्प्लीन को रिमूव किया गया। स्प्लीन क्या होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। तो वहाँ से बी सेल ली गई और बोन मैरो से ट्यूमर सेल, जो जिसका लाइफ स्पान क्या होता है, इमोर्टल है ये नेचर के अंदर, मतलब लॉन्ग लाइफ स्पान की है, और इसका लाइफ स्पान क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पान। तो यहाँ से जब इनको पीईजी की प्रेजेंस में फ्यूज़ करवाया गया तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप की सेल हमें मिलेंगी। कौन कौन सी, 5 टाइप की सेल कौन कौन सी मिलेंगी। सबसे पहली अनफ्यूज्ड बी सेल, फ्यूज्ड बी सेल, मतलब सिंगल बी सेल, फ्यूज्ड बी सेल, बी सेल आपस में फ्यूज हो चुकी हैं, और हाइब्रिडोमा सेल जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमने ये प्रोसेस की है, ये हाइब्रिडोमा सेल भी प्रोड्यूस होगी इनके अंदर एक। एंड फ्यूज्ड माइलोमा सेल, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल। हमें इन चारों की ज़रूरत नहीं है, बट अब इसको पीईजी से निकालकर इस कल्चर को, जो सेल्स हैं इनको ग्रो किया जाएगा अब इन द प्रेजेंस ऑफ हेट मीडिया। what is HAT stand for hypoxanthine, and A stand for aminopterin, T stand for thymidine, ठीक है। जो हैट मीडिया है उसके अंदर इनको ग्रो करवाया जाएगा। अब इन सेल के अंदर कौन कौन सी सेल ग्रो करेंगी और क्यों ग्रो करेंगी और कैसे ग्रो करेंगी ये हम देखेंगे। सो अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि हम हाइब्रिडोमा सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 टाइप ऑफ सेल हैं। तो हम हाइब्रिडोमा सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे हैट मीडिया के अंदर। तो हैट मीडिया के अंदर जब सेल्स जाएंगी तो मदर सेल टू डॉटर सेल, ठीक है। एक सेल से सेल का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जांपल सेल डिवीज़न होगा, और सेल डिवीज़न होता है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, डीएनए की कॉपी होगी। डीएनए कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। सो रेप्लिकेशन, तो इसके लिए डीएनए कॉपी के लिए सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, सो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर डिऑक्सीराइबोस शुगर होगी,
यहाँ पे इसके एक एंड पे क्या होगा, बेस एंड दिस फॉस्फेट एंड, और ये डिऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये क्या होगी, डिऑक्सी राइबोज शुगर। जो न्यूक्लियोटाइड है वो टू वे में सिंथेसिस करेगा। वो टू वे कौन कौन से हैं? सो टू वे में क्या करेगा, ये सिंथेसिस करेगा। इसके सिंथेसिस के टू वेज हैं। फर्स्ट वे साल्वेज पाथवे, साल्वेज पाथवे, एंड सेकंड डी नोवो पाथवे। डी नोवो पाथवे। सो साल्वेज पाथवे में क्या होगा, जब एक डी न्यूक्लियोटाइड साल्वेज पाथवे के थ्रू सिंथेसिस करता है, तो इसमें क्या करती हैं, जो सेल यूज द डिग्रेडेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड। इसमें सेल डिग्रेडेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड का यूज करके एक न्यू न्यूक्लियोटाइड क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, प्रोड्यूस न्यू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और डी नोवो पाथवे में क्या होगा, इसके अंदर जो कंप्लीटली सेल सिंथेसिस करेंगी न्यू न्यूक्लियोटाइड, कंप्लीटली सिंथेसिस न्यू न्यूक्लियोटाइड, synthesis new nucleotide, completely synthesis new nucleotide like small metabolite से small metabolite। जो स्मॉल मेटाबोलाइट है वो कौन कौन से होंगे, लाइक शुगर, अमीनो एसिड, जो किसमें प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन मीडिया, जो कि हैट मीडिया के अंदर हो सकते हैं। सो अगर हम हैट मीडिया की बात करें तो इन केस ऑफ हैट मीडिया, हैट हाइपोजेंथिन, अमीनोप्टेरिन और थायमिडिन, हैट मीडिया में सेल जो डी नोवो पाथवे है वो सेल कैन नॉट बी ऑपरेट दिस पाथवे। ये सेल इस पाथवे में ऑपरेट नहीं करेंगी, कैन नॉट ऑपरेट बाय दिस पाथवे। ठीक है, सेल कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय दिस पाथवे। और क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हैट मीडिया के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, अमीनो टेरिन की प्रेजेंस के कारण। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हैट मीडिया के अंदर अमीनोप्टेरिन की प्रेजेंस हो गई, तो इस पाथवे को फॉलो नहीं करेंगी ये सेल। क्यों नहीं करेंगी, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अमीनोप्टेरिन क्या कर देता है इन सेल्स के अंदर, अमीनोप्टेरिन क्या करेगा इन सेल्स के अंदर, एक की एंजाइम होगा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। की एंजाइम कौन सा होगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इस की एंजाइम को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, कौन, अमीनोप्टेरिन। ये डी नोवो पाथवे के थ्रू नहीं होंगी, क्योंकि ये डी नोवो पाथवे में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक न्यू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा। अब हैट मीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अमीनोप्टेरिन। अमीनोप्टेरिन क्या कर देगा, जो इसका एक की एंजाइम है जो इन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उसके पाथ को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, जो क्या होता है, रिक्वायर होता है डी नोवो पाथवे के लिए, डी नोवो पाथवे के लिए रिक्वायर होता है। सो अब सेल के अंदर डी नोवो पाथवे नहीं चलेगा,
डी नोवो पाथवे नहीं चलेगा, देन कौन सा चलेगा? साल्वेज पाथवे। अब साल्वेज पाथवे कैसे चलेगा? साल्वेज पाथवे में क्या होगा, सेल फॉलो करेंगी, क्योंकि इन सेल के अंदर क्या होगा, हाइपोजेंथिन एंड थायमिडीन एज अ ट्रिगर। ये सेल क्या करेंगे अब, हाइपोजेंथिन एंड थायमिडीन एज अ ट्रिगर यूज करेंगे इनको, क्योंकि जो 5 टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस हुई हैं, अब हम चलते हैं 5 टाइप ऑफ सेल्स पे। तो साल्वेज पाथवे के लिए क्या करेंगी, सेल हाइपोजेंथिन एंड थायमिडीन को एज अ ट्रिगर यूज करेंगी, क्योंकि इन सेल के पास क्या होता है, जो बी सेल है, इन सेल के पास क्या होता है, HGPRT होता है। ठीक है, ये HGPRT पॉजिटिव बोल सकते हैं, HGPRT पॉजिटिव सेल है, तो हाइपोजेंथिन इनके पास प्रेजेंट होता है। तो HAT, अगर हैट मीडिया को देखें, इसके अंदर भी हाइपोजेंथिन प्रेजेंट है, तो हैट मीडिया के अंदर ये सेल क्या कर सकती हैं, साल्वेज पाथवे को यूज करेंगे। मीन साल्वेज पाथवे में क्या होगा, ये डिग्रेडेड पार्ट से क्या कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड को बना लेंगी और वहाँ पे न्यू सेल जनरेट होगी। सो हाइब्रिडोमा सेल जो दोनों तरह की सेल के थ्रू बनी हुई है, फ्यूज्ड है, तो इसके अंदर भी HGPRT पॉजिटिव सेल होगी, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इन सेल के अंदर HGPRT नहीं होता, तो इनको हम बोल सकते हैं HGPRT नेगेटिव, HGPRT नेगेटिव सेल। ठीक है, वी नो दैट ये सेल हैट मीडिया के अंदर ग्रो नहीं करेंगे दोनों, क्योंकि ये फ्यूज्ड है। तो इन सेल के अंदर कौन सा एंजाइम बताया था, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, वो की एंजाइम को ये क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी, तो ये सेल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसके पाथ को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, कौन, अमीनोप्टेरिन। सो ये ग्रो नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट हमें कौन सी सेल ग्रो करवानी है, हमें सिर्फ HGPRT सेल, हाइब्रिडोमा सेल ग्रो करवानी है। ठीक है, तो ये सेल इसके अंदर ग्रो करेगी, ये सेल भी इसके अंदर ग्रो करेगी, और ये सेल भी इसके अंदर ग्रो करेगी। ठीक है, फ्यूज्ड बी सेल, अनफ्यूज्ड बी सेल और हाइब्रिडोमा सेल तीनों इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। सो वी डू सब कल्चरिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो जो सेल सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे वो सब कल्चरिंग में आगे आगे क्या होगा, उनका प्योर सेल्स हमें मिलती जाएंगी। सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली सेल, एक प्योर सेल हमें आगे आगे मिलती जाएगी। जो सेल सबसे ज़्यादा मोर ग्रोथ सेल, जैसा कि हमने पढ़ा था ना कंटिन्यूस सेल लाइन में, अगर आपने कंटिन्यूस सेल लाइन की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं कंटिन्यूस सेल लाइन सीनियर साइंस, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो कंटिन्यूस सेल लाइन में हमने अच्छे से समझाया कि जो सेल सबसे ज़्यादा ग्रो करती है वो मीडिया के अंदर एक प्योर लाइन देती है। ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, कंटिन्यूस लाइन। ठीक है, फाइनाइट लाइन और इनफाइनाइट लाइन को भी हमने देखा है उसके अंदर। सो इसके अंदर क्या होगा, जो बी सेल, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड बी सेल की जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान इनका क्या है, बिल्कुल शॉर्ट। लाइफ स्पान कैसा है इनका, बिल्कुल शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट लाइफ स्पान के कारण ये 3 और 4 सब कल्चर तक ही चलेगी, और कंटिन्यूसली हमारे पास कौन सी चलेगी, हाइब्रिडोमा सेल। तो हाइब्रिडोमा सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी 8 to 10 कल्चर। ठीक है, इसके बाद हमें किसी भी तरीके की कोई फ्यूज्ड बी सेल या अनफ्यूज्ड बी सेल नहीं मिलेगी। सो उसके अंदर हमें सिर्फ कौन सी सेल मिलेगी, HGPRT पॉजिटिव हाइब्रिडोमा सेल मिलेगी, जो कौन सी सेल को किसको प्रोड्यूस करेगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये किसको प्रोड्यूस करेगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे।
तो ये थी पूरी प्रोसेस एंटी हाइब्रिडोमा सेल को प्रोड्यूस करवाने की, और वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के कुछ एक यूजेस हैं जिनको हम देखेंगे अभी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो फर्स्ट यूज़ है, तो इसका यूज़ किया जाता है यूज एज डिफ्रेंशिएटिंग डिजीज कोज्ड बाय पैथोजन। डिफ्रेंशिएटिंग डिजीज caused by पैथोजन। सेकेंड, इसका यूज होगा एज अ कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी, जो ट्यूमर सेल है उनको रोकने का काम भी ये करेंगे। थर्ड, यूज एज इम्यूनो सुप्रीजेंट। इम्यूनो सुप्रीजेंट के रूप में यूज किया जाता है। फोर्थ, these are used as immunopurification, used in immunopurification and development of vaccine। वैक्सीन बनाने के अंदर भी इनका यूज होगा। फिफ्थ, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल डिजीज डायग्नोसिस के अंदर भी इसका काम होगा, कॉज्ड बाय द पैथोजन। डिफरेंसेस जैसे एड्स हैं उसके अंदर भी ये काम करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के इतने यूज हैं जो इनको हम क्या बोल देते हैं, मैजिक बुलेट भी बोल देते हैं। मैजिक बुलेट, बायोलॉजी की जो मैजिक बुलेट है कौन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है डायग्नोस्टिक के अंदर, थेरेप्यूटिक एंड प्यूरिफिकेशन एप्लीकेशन के अंदर। तो एक हम देखेंगे सिक्स्थ के अंदर कि जो थेरेप्यूटिक एंटीबॉडीज, थेराप्यूटिक एंटीबॉडी जिसको हम बोल देते हैं OKT3, मोस्ट वाइडली यूज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। मोस्ट वाइडली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है थेराप्यूटिक एंटीबॉडी OKT3 जिसका नाम है, ठीक है। तो so these helpful against जो एक्यूट रिनोल एलोग्राफ्ट, एक्यूट रिनोल एलोग्राफ्ट है, उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एक्ट करेगी। एक स्पेसिफिक एंटीजन होगा CD3 एंटीजन उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान रिजेक्शन का काम होता है उसको रोकने का काम करती है। ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसके दौरान अगर हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करने का काम करती है तो उसके ऊपर ये एक्ट करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करने देंगे। तो सो दीज आर वेरी हेल्पफुल इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू या ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में भी पूरी तरीके से हेल्पफुल है। तो यूजेस हैं कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के। इसके बाद थैंक यू, ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ वीडियो, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।